Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Ashpreet and today I'm going to teach you about the single slit diffraction. In last video I talked with you all about diffraction. Diffraction क्या था? It is a phenomena of bending of light. It is the phenomena of bending of light about the corners of obstacle. मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट हर टाइप की वेव्स, दैट इज मेटा वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, सब इफेक्ट शो करती हैं डायफ्रिक्शन का, राइट। बट जो लाइट वेव्स होती हैं उनके केस में डायफ्रिक्शन हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज डायफ्रिक्शन की मेन कंडीशन क्या थी? दैट ऑर्डर ऑफ एपर्चर or you can say the obstacle should match with the order of lambda, that is the wavelength. बट इन केस ऑफ लाइट हमारे पास क्या होता है? ये ऑर्डर बहुत कम होता है एंड डे टू डे लाइफ में जो अपर्चर्स होते हैं, वॉल्स बोल लीजिए, डोर्स बोल लीजिए, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हमें डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट नहीं दिखती। बट हम डायफ्रिक्शन स्टडी कर सकते हैं इन अ सिंगल स्लिट डायफ्रिक्शन, मतलब बहुत ही थोड़ी सी ए बी एरिया आप देख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्लिट। इस केसेस में हम डायफ्रिक्शन को समझने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे। इस डायग्राम में हमारे पास ए बी क्या रहता है? स्लिट। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ये जो स्लिट है ए बी, इसका डिस्टेंस, इसकी अपर्चर की क्या वैल्यू है? यहां पर हमने लिया है स्मॉल डी। डी इज द अपर्चर ऑफ द स्लिट। कई बुक्स में इसका सिंबल स्मॉल ए से भी लिखा जाता है। उसके बाद कैपिटल डी रहता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। हमने कोई पॉइंट P लिया है स्क्रीन पर, जहां पर हम ऑब्जर्व करने वाले हैं डायफ्रिक्शन पैटर्न। देखिए, हमने इंटरफेरेंस के केस में भी पढ़ा था अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसके केस में क्या आता था? स्क्रीन के ऊपर कुछ पैटर्न्स आते थे, फ्रिंजेस आती थी, जिनकी विड्थ भी हमने कैलकुलेट की है। सिमिलरली डायफ्रिक्शन के केस में भी वो पैटर्न्स मिलते हैं, हमें फ्रिंजेस मिलती हैं। क्या मिलती हैं? फ्रिंजेस मिलती हैं। लेट अस टेक कि एट पॉइंट P हमें नहीं पता कि डार्क फ्रिंज बन रही है या फिर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। वी डोंट नो दैट वेदर ऑन पॉइंट P देयर इज ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर हम उसका पाथ डिफरेंस निकाल लें, किसका? इन दोनों रेज का, जो AP जा रही है एंड जो BP जा रही है, उस पाथ डिफरेंस को देख के हम बता सकते हैं कि पॉइंट P पर मैक्सिमा बन रहा है या फिर मिनिमा बन रहा है। देखिए, AP एंड BP आर बेसिकली व्हाट? AP एंड BP are the secondary wavelet disturbances। एक्चुअल में क्या है हमारे पास कि इस साइड से कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट पड़ा है, जिसके थ्रू लाइट जा रही है इस स्लिट में, दैट इज ए बी स्लिट में। मतलब इस ए बी स्लिट के बीच में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, विच अकॉर्डिंग टू द हाइजीन प्रिंसिपल आर द सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी वेवलेंथ। हाइजीन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो इनिशियली वेव फ्रंट है हमारे पास, यानी कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, उसके ऊपर हर एक पॉइंट बिहेव करता है एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, राइट। तो यहां से जो प्राइमरी वेव फ्रंट जा रहा होगा
उसका हर एक पॉइंट यहाँ स्लिट पर आके ए बी में आके कैसे बिहेव करेगा, द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो यहाँ से जब ये यहाँ पर सोर्सेज ट्रेवल करेंगे अलोंग ए पी एंड अलोंग बी पी एंड दे विल मीट एट पॉइंट पी, हम कैलकुलेट करेंगे द पाथ डिफरेंस बिटवीन ए पी एंड बी पी। थीटा यहाँ पर क्या होता है, थीटा इज द एंगुलर डेविएशन एट P, राइट। हम ए बी स्लिट के बीच में कोई मिड पॉइंट लेंगे कैपिटल M, वहां से हम ड्रॉ करेंगे एक सीधी लाइन ऑन अ स्क्रीन दैट विल बी पॉइंटिंग एट C एंड इस M से ही हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी मीटिंग द पॉइंट P एंड आप देख सकते हैं ये एंगल बनाएगी थीटा, ये एंगल बनाएगी थीटा विद दिस लाइन एंड दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डेविएशन एट P। अब देख के बताइए ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये कितना स्मॉल एंगल है, दैट इज द एंगल APB और यू कैन से एंगल APN। दिस इज वेरी स्मॉल एंगल। तो इतने स्मॉल एंगल के लिए हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं दैट AP इज इक्वल्स टू PN, मतलब ये साइड इक्वल है इस साइड के। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहूँ इन दोनों रेस के बीच में तो मैं क्या लिखूंगी, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू BP माइनस AP इज व्हाट, पाथ डिफरेंस। एंड अगर मैंने यहाँ से अप्रोक्सीमेट लगा दिया है दैट AP इज इक्वल्स टू PN तो मैं सीधा लिख सकती हूँ कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या आएगा, दिस BN। इतना BN डिस्टेंस ये जो सेकेंड रे है हमारी BP ये एक्स्ट्रा मूव कर रही है एज कंपेरेटिव टू AP ऑन रीचिंग द पॉइंट P, दैट इज इट विल बी इक्वल टू BN। तो अब हमारा एम क्या है, इस पाथ डिफरेंस को फाइंड करना। इस पाथ डिफरेंस के लिए हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू ABN। कंसिडरिंग द ट्राइंगल ABN, अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थीटा वो सबके लिए सेम है, ए पॉइंट के सोर्स के लिए भी, अगर कोई सोर्स M पर पड़ा है उसके लिए भी एंड अगर कोई सोर्स B पर पड़ा है उसके लिए भी। तो अगर ये एंगल थीटा है एंड ये टोटल एंगल आप देख सकते हैं इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल, तो हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा दिस ब्लू शेडेड एंगल इट विल बी 90 माइनस थीटा, दैट इज द एंगल ABN। सो एंगल ABN is 90 माइनस थीटा एंड अगर हम इस ट्राइंगल में फाइंड करें cos ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस रीजन में क्या है, इस ट्राइंगल ABN में हमारे पास बेस क्या होगा, BN अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज दिस डिस्टेंस एंड ये स्लिट कितने डिस्टेंस पे ओपन की गई है हमने, स्मॉल d, तो h विल बी स्मॉल d। यहां से आप देख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू BN बाई D। यहां से हमारे पास BN आ गया साइन थीटा बाई D एंड अब हम लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन, जो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी हम रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में एंगल देखेंगे दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। दिस इज वैलिड इन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सो इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इंटू डी। यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है दैट इज BN इज इक्वल्स टू थीटा इंटू डी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू थीटा बाई डी और यू कैन से थीटा इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस अपॉन D। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको CTM कर लीजिए, इसको क्रैम टू मेमोरी कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। दैट थीटा इन दिस केस इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय D। ये जो थी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो देखा गया कि इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास पर्टिकुलरली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या आ रही है। चलिए अब हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। देखिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या थी हमारे पास,
दैट जब हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है उस टाइम पर हमें मिलता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आई, दैट सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास थीटा रहता है 2n+1 लैम्डा बाई 2 अपॉन डी। एंड इसके केस में n इज इक्वल्स टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब देखिए ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आई, थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 अपॉन डी। इसके केस में जो ये मैंने लिखा है, दिस इज द पाथ डिफरेंस। सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। हमें इंटरफेरेंस के केस में ये पाथ डिफरेंस कब मिला था, जब हमारे पास डार्क फ्रिंज बन रही थी। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कि जो हमारे पास इंटरफेरेंस में कंडीशंस आती हैं दैट आर वेरी मच ऑपोजिट टू द डायफ्रिक्शन केस कंडीशंस। इसके केस में हमारे पास मैक्सिमम कब मिल रहा है, सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज कब मिल रही है, जब हमारे पास पाथ डिफरेंस है 2n+1 लैम्डा बाई 2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 अपॉन डी। एंड हमें मिनिमम इंटेंसिटी या फिर आप बोल लीजिए डार्क फ्रिंज कहाँ मिल रही थी, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा 2 बाई 2 इंटू डी। या फिर आप 2 से 2 नहीं लिखना है, ये हमने जनरल केस किया था ना, जैसे इंटरफेरेंस के केस में हमने किया था कि लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में याद रखना इजी होता है। आप सीधा लिख लीजिए थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाई डी का अगर मल्टीपल है हमारे पास, जहां पर हमारे पास n इक्वल है +-1 +-2 एंड सो ऑन, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। एंड ये भी देख सकते हैं इट इज ऑपोजिट टू द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में जब हमारे पास n लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता था तो उस टाइम पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, बट इन केस ऑफ डायफ्रिक्शन हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। एट दिस केस वी विल बी गेटिंग अ डार्क फ्रिंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल के लिख लीजिए। The conditions of path difference and phase difference are opposite in case of interference and diffraction। देखिए अब ये जो हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं थीटा की, इस वैल्यू पे हमारे पास फॉर n इज इक्वल्स टू +-1 +-2 ये कॉमन कंडीशन है, राइट। तो इस वैल्यू में हमारे पास हमेशा कैसी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। एंड फॉर दिस वैल्यू विल बी गेटिंग द डार्क फ्रिंज। And these conditions are opposite to that condition of the interference, right? अब आप देखिए जब हमारे पास path difference आ रहा है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा लाइक सो ऑन, तो हमारे पास कैसी फ्रिंज बन रही है, वी आर गेटिंग अ डार्क फ्रिंज। एंड जब हमारे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 like so on, we are getting bright fringe। ये कैसे फाइंड किया मैंने, डार्क फ्रिंज में जब आप n की वैल्यू को 1 डालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा लैम्डा। देखिए d तो यहीं पे ही रहेगा, d तो हमारे पास थीटा में ही है, पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास लैम्डा। सिमिलरली अगर 2 डालेंगे तो आपके पास 2 लैम्डा लाइक सो ऑन। तो इन सारे पाथ डिफरेंसेस पे हमें कौन सी फ्रिंज मिल रही है, डार्क फ्रिंज मिल रही है। एंड आप देख सकते हैं ये पाथ डिफरेंसेस दोनों ऑपोजिट है। इंटरफेरेंस के केस में हमें इन पाथ डिफरेंसेस पे ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी एंड इन पाथ डिफरेंसेस पे हमें डार्क फ्रिंज मिल रही थी, बट दीज आर द कंडीशंस फॉर डायफ्रैक्शन। विच डायफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट
डायफ्रेक्शन। सो इन दिस केस हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये लैम्डा पे हमें डार्क फ्रिंज क्यों मिल रही है, बिकॉज हम इंटरफेरेंस में तो ये पढ़ के आए थे कि लैम्डा पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे आप देखिए, जब भी आपके पास लैम्डा, 2 लैम्डा कुछ भी हो तो आप उसको डिवाइड करेंगे इन द मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2। अब इस लैम्डा को मैं कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, 2 पार्ट्स में कर सकती हूँ। लैम्डा बाय 2 लिख सकती हूँ इसको। 2 लैम्डा को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लाइक दिस। इसको मैं कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, 3 पार्ट्स में कर सकती हूँ डिवाइड, 3 लैम्डा बाय 2 को। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इसको याद रख लीजिए। जब भी हमें एक्सप्लेनेशन देनी है कि यहाँ पर डार्क फ्रिंज क्यों बन रही है, तो उसको तोड़कर लिखिए 2 पार्ट्स में अगर आपके पास लैम्डा है। अगर आपके पास 2 लैम्डा है तो उसको तोड़कर लिखिए 4 पार्ट्स में। इसका मतलब क्या है, 2 पार्ट्स में जब आप तोड़ रहे हैं तो आप स्लिट ए बी को भी डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, दैट इज वन फ्रॉम ए एम एंड अदर इज एम बी, लाइक दिस। तो ए एम का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, d बाई 2, एंड एम बी का डिस्टेंस क्या हो गया, d बाई 2। अब देखिए, जो ए बी हमारे पास स्लिट है उसमें अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं कि इस ए बी स्लिट में हमारे पास 100 सोर्सेज है। जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्चुअल में तो इन्फिनाइट सोर्सेज होते हैं, हम ले लेते हैं 100 सोर्सेज है। एंड मैं मानकर चल रही हूँ कि ए से एम तक एंड एम से बी तक हमारे पास 50-50 सोर्सेज प्रेजेंट है। सपोज फ्रॉम ए टू एम वी हैव 50 सोर्सेज एंड फ्रॉम एम टू बी वी हैव 50 सोर्सेज। ए से बी में हमारे पास टोटल 100 है, ए से एम में 50 है एंड एम से बी में भी 50 है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ए से एम वाले का जो पार्ट डिफरेंस आ गया वो आ गया लैम्डा बाई 2 एंड एम से बी का पार्ट डिफरेंस आ गया लैम्डा बाई 2, बिकॉज मैंने लैम्डा को तोड़ दिया है इन 2 पार्ट्स, दैट इज लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2। मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको कि हमें पी पॉइंट पर डार्क फ्रिंज क्यों दिखेगी, वाई विल बी गेटिंग एट पॉइंट पी डार्क फ्रिंज, बिकॉज अगर हम मानकर चलें कि एक सोर्स यहाँ से निकला है एंड दूसरा सोर्स यहाँ से निकला है, तो आप देख सकते हैं पेयरिंग हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ से एक सोर्स ले रही हूँ एंड एक सोर्स यहाँ से ले रही हूँ, तो इन दोनों की पेयरिंग हो गई एंड ये जाके इंटरफेयर करेंगे एट पॉइंट पी डिस्ट्रक्टिवली एंड वी विल बी गेटिंग अ डार्क फ्रिंज। जब भी आपके पास यहाँ पर जो सोर्स प्रेजेंट है उसका पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है दूसरे केस में, यानी कि AM के बीच में एक सोर्स है, MB के बीच में उसका पेयर हमारे पास पड़ा है, तो हमारे पास वो दोनों कंबाइन इफेक्ट क्या शो करेंगे एट पॉइंट P डिस्ट्रक्टिव डायफ्रेक्शन, यानी कि इस पॉइंट पर वो इंटरफेयर करके हमें डार्क फ्रिंज देंगे, राइट। सिमिलरली अगर हम और 2 सोर्सेज ले लें, एक सोर्स ले लें AM के बीच में से एंड दूसरा सोर्स ले लें AB के बीच में से, तो सारे सोर्सेज वहां कंबाइन करके हमेशा एट पॉइंट P क्या बनाएंगे, डार्क फ्रिंज। ये तो केस था, इसलिए हमें यहाँ पर लैम्डा के केस में क्या दिख रहा है, डार्क फ्रिंज दिख रही है। बट अगर हम केस लें 3 लैम्डा बाई 2 का, मतलब हमें स्लिट को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2। इस केस में अगर ये ए बी स्लिट थी तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया इन 3 पार्ट्स। लेट अस टेक ए बी सोर्स, मेरे पास कितना है, ए बी के बीच में सोर्सेज कितने हैं, से 120 और से 180। तो मेरे पास अगर ये M था, ये M डैश था, तो AM के बीच में मेरे पास 60 सोर्सेज होंगे, M डैश के बीच में 60 सोर्सेज होंगे एंड M डैश B के बीच में भी 60 सोर्सेज होंगे। सो अगर मैं बात करूं यहाँ से कोई सोर्स निकलेगा एंड यहाँ से कोई सोर्स निकलेगा एट पॉइंट P, दे विल फॉर्म अ डार्क फ्रिंज, बिकॉज ये क्या शो करेंगे यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब भी हमारे पास पेयर पड़ा है, यानी कि AM के बीच में अगर कोई सोर्स है, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हमारे पास कोई सोर्स M डैश में पड़ा है, तो उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी स्क्रीन पे, हमें दिखेगा डार्क फ्रिंज। बट इस केस में आप देख सकते हैं AM डैश को, AM डैश के सोर्स को कैंसिल कर देगा, बट यहाँ से जो सोर्सेज रह जाएंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे स्क्रीन पर, इसीलिए हमें 3 लैम्डा बाई 2 पे क्या दिखेगा, एक ब्राइट फ्रिंज। Corresponding to this source, we will see a bright fringe.
सो यू विल बी एक्सप्लेनिंग दिस ऑल इन योर एग्जाम कि क्यों हमें लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे डार्क फ्रिंज दिख रहा है एंड क्यों 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा 2 पे हमें ब्राइट फ्रिंज दिख रहा है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं द सेंट्रल फ्रिंज विड्थ। देखिए अब हम फाइंड करने जा रहे हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विड्थ। एट पॉइंट सी हमारे पास एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसकी विड्थ कितनी होगी? देखिए जिस वीडियो में मैंने आपको इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ाया था उसमें भी हमने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करी थी। तो हमने अगर ब्राइट फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी होती थी तो हम कॉन्जिक्यूटिवली दो डार्क्स के बीच का डिस्टेंस देखते थे कि कितना है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट P डैश हमें दोनों साइड क्या मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रही है। एंड अगर हमें P एंड P डैश दोनों पे डार्क फ्रिंज मिल रही है तो इसके केस में हमारा जो थीटा होगा दैट विल बी n लैम्डा बाई डी, इसका मल्टीपल होगा। अगर इसके केस में हमने n की वैल्यू डाली है +-1 तो हमें पॉइंट P एंड पॉइंट P डैश मिल गया है, राइट। अब अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की तो वो क्या होगा, दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब अगर हमें इतना डिस्टेंस पता चल जाए फ्रॉम P डैश, दिस विल बी द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, राइट, दिस विल बी द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए C से लेके P तक का डिस्टेंस हमें पता है h है। सिमिलरली नीचे भी क्या होगा, वो डिस्टेंस h ही होगा। सेम डिस्टेंस पे हमारे पास डार्क डार्क बन रहा है। तो अगर हमें h पता चल जाए एंड उसका हम कर दें ट्वाइस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ P डैश। तो h को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इन द ट्राइंगल PMC you will be finding tan theta। tan theta बेसिकली क्या होता है, perpendicular upon base। perpendicular इस केस में h है and base is capital D, that is the distance between the slit and the screen। तो यहाँ से हम यूज करेंगे approximation that tan theta is approximately equal to theta। ये approximate मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ that ray optics and wave optics में ये जो theta होता है ये बहुत small होता है, तो इसको हम approximate कर सकते हैं, यानी कि tan theta is equals to sin theta is equals to theta। तो यहाँ पर मैं simply replace कर दूंगी theta is equals to h by d। From here I will be getting h is equals to theta d। एंड P डैश क्या आ जाएगा मेरे पास, विच इज ट्वाइस ऑफ h। तो मेरे पास P डैश यानी कि द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा d। एंड इसके केस में जब हम थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा इस केस में मेरे पास क्या होगा, अब मैंने +1 के लिए निकाला है, -1 के लिए निकाला है, तो n की वैल्यू क्या है, 1 है। थीटा की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा। So this will be your fringe width of the central bright fringe। यानी कि इसको आप बीटा से भी लिखते थे या फिर आप WB से लिखते थे। This is the fringe width of central bright fringe। 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल t। यहाँ पर कई बुक्स में स्मॉल t की जगह स्मॉल a भी दिया होता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। ए बी का जो डिस्टेंस है उसको आप स्मॉल d भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको a भी लिख सकते हैं। a स्टैंड्स फॉर एपर्चर, राइट। उसके बाद हम फाइंड करने जा रहे हैं विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा एंड विड्थ ऑफ द मिनिमाज, यानी कि जो डार्क फ्रिंजेस बनेगी उनकी क्या विड्थ होगी एंड जो सेकेंडरी ब्राइट बनेगी उनकी विड्थ क्या होगी। अब हम ये फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी आई थी, इट वाज 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ हमें फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, या फिर सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज विड्थ। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ये है, सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ एंड डार्क फ्रिंज विड्थ।
अब देखिए हमने ये रिलेशन डिफाइन किया दैट h इज इक्वल्स टू थीटा बाई डी, एंड थीटा का हम एक रिलेशन डिफाइन करके आए हैं दैट थीटा इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल d इनटू कैपिटल D। तो इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके h का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। h का जनरल फॉर्मूला आएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d, एंड डार्क फ्रिंज के केस में हमारे पास h का फॉर्मूला आ जाएगा h इज इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। हमारे पास ये h का फॉर्मूला आ गया। इनके केसेस में हमारे पास n की वैल्यू क्या है +-1 +-2 एंड सो ऑन। देखिए अगर हमें फाइंड करनी है सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज विड्थ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस लेंगे। तो हम इस वैल्यू में डालेंगे h इज इक्वल्स टू n माइनस ऑफ n-1। तो इसके केस में हमारे पास सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ आएगी that will be equals to lambda capital D by small d। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें आप सब्सटीट्यूट करेंगे एक बार n को n माइनस ऑफ n-1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, एंड आपके पास विड्थ आ जाएगी किसकी, सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज की, एंड दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सिमिलरली अगर आपको डार्क फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकालनी है, सो दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो आप इस फॉर्मूला में डालेंगे n की वैल्यू को n माइनस ऑफ 2n-1 प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2 बाई स्मॉल d। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास सेम आएगी, दैट इज लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास वैल्यू आ गई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विड्थ की, एंड ये सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज की, सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज विड्थ की, एंड ये डार्क फ्रिंज विड्थ की। तो आप देख सकते हैं जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है वो ट्वाइस होती है एज कंपैरेटिव टू दी सेकेंडरी। इसके आगे 2 नहीं है, इसके आगे 2 है, तो इट इज ट्वाइस। नाउ वी विल बी फॉर्मिंग द इंटेंसिटी ग्राफ। This is basically what the intensity distribution graph in the case of single slit diffraction। तो इसके केस में आप देख सकते हैं जो सेंट्रल वाली वेव बना रखी है मैंने, जो इंटेंसिटी बना रखी है उसकी विड्थ डबल बना रखी है एज कंपैरेटिव टू द प्रीसीडिंग वंस, एज कंपैरेटिव टू द प्रीसीडिंग वंस। इसकी विड्थ क्या है, डबल, एंड ये रिप्रेजेंट कर रही है इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को, राइट। अभी हमने फाइंड की रही थी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ डबल होती है एज कंपैरेटिव टू द सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंजेस। तो आप देख सकते हैं इस केस में हमारे पास क्या होता है, डायफ्रिक्शन के केस में जो इंटेंसिटी ग्राफ बन रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। मतलब सेंटर में हमें एक बहुत ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, उसके बाद जो फ्रिंजेस मिलती हैं उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, मतलब उनकी ब्राइटनेस कम होती जाती है ऑन बोथ द साइड्स। यू कैन सी दैट इट इज डिक्रीजिंग लाइक दिस, एंड हमें मिनिमम्स कहाँ पे मिल रहे हैं, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पे फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, और यू कैन से डार्क पॉइंट्स या फिर डार्क फ्रिंजेस आपको कहाँ पे मिल रही हैं, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पे, विच इज ऑपोजिट टू द केस ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पे यहाँ पे क्या मिलता था, हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती थी, एंड आप देख सकते हैं 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, ब्राइट फ्रिंजेस, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंटेंसिटी क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। सो बेसिकली दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इन द केस ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रिक्शन। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है दैट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो बनती है उसकी जो विड्थ होती है वो डबल होती है एज कंपैरेटिव टू द सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंजेस, एंड यहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है जो कि इंटरफेरेंस के केस में नहीं था। सो नाउ विल बी स्टडिंग सम डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रिक्शन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड
डायफ्रेक्शन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन के बीच में डिफरेंसेस बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था बेसिकली कि सुपरपोजिशन होती है दो डिस्टिंक्ट वेव्स की, जो किस में से निकलती हैं, कोहेरेंट सोर्सेज में से निकलती हैं। बट डायफ्रेक्शन के केस में क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रही है ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट अनब्लॉक्ड पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट। यहां पर हमने स्लिट बनाई थी ए बी, बेसिकली यहां पर जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहे हैं उनका ये पार्ट जो है वो अनब्लॉक्ड है, ये पार्ट सारा ब्लॉक्ड हो गया, ये पार्ट क्या है, अनब्लॉक्ड है। तो इसी की वजह से क्या बन रहा है, हमारे पास डायफ्रेक्शन का इफेक्ट बन रहा है। सेकंड डिफरेंस क्या रहेगा, इंटरफेरेंस में जो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं वो सारी सेम इंटेंसिटी की बनती हैं, बट हमने अभी देखा था डायफ्रेक्शन के इंटेंसिटी ग्राफ में कि जो ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है वो ज़्यादा ब्राइट बनती है एज कंपेरेटिव टू दी अदर फ्रिंजेस। सो यहाँ पर हमारे पास सेम इंटेंसिटी नहीं होती। थर्ड डिफरेंस क्या रहता है हमारे पास, इंटरफेरेंस के केस में जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होती हैं उनको हम अच्छे से देख सकते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट डायफ्रेक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। डायफ्रेक्शन के केस में क्या होता है कि ब्राइट बनेगी, उसके बाद हल्की सी डार्क बन जाएगी, बट आप उसको अच्छे से देख नहीं पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क। बट इंटरफेरेंस के केस में आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या होता है हमारे पास कि इंटरफेरेंस के केस में जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी विड्थ इक्वल भी हो सकती है या फिर नॉट इक्वल भी हो सकती है। बट डायफ्रेक्शन के केस में हमेशा जो फ्रिंज विड्थ होती है वो नॉट इक्वल होती है, बिकॉज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, डबल होती है एज कंपेरेटिव टू द अदर फ्रिंजेस। तो इंटरफेरेंस के केस में जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ है इट कैन बी इक्वल और नॉट इक्वल, बट इन केस ऑफ डायफ्रेक्शन इट इज नॉट इक्वल। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है खत्म। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS।